हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर का या चौथा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखा है। साथ ही साथ उसमें हमने परिवहन को समझा है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, और परिवहन में हमने 3 प्रकार देखा है: सड़क, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। उनमें से हमने स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़कों का क्या विस्तार है, हमारे यहाँ सड़कें कितनी प्रकार की हैं और कौन सी सड़कें कौन से अथॉरिटी बनाती है, सड़कों का जो जाल है किस रूप में है, इसको हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो रेल परिवहन है हमारे पास, स्थल परिवहन के अंतर्गत आने वाला रेल परिवहन, उसका क्या हमारे पास स्टेटस है, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेल परिवहन हमारे यहाँ एक सस्ता साधन है, जिसके माध्यम से हम व्यापार के कई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, साथ ही साथ यात्रा भी करते हैं, माल ढुलाई का क्रम हो या अन्य कामों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह माना जाता है कि सबसे सस्ता साधन है। हालांकि इसका निर्माण करने में कीमतें काफ़ी खर्च करनी पड़ती हैं, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो रेलवे काफ़ी सस्ता साधन है। इसमें हम बात करें तो रेलवे का जो इतिहास है हमारे यहाँ, रेलवे का जो क्रम शुरू हुआ, तो आप देखेंगे तो अंग्रेजी काल में हमारे देश में सबसे पहले रेलवे का विकास हुआ, और वह समय था 1853। 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलवे का आवागमन शुरू हुआ, जिसमें आप देखेंगे तो पहला रेल बम्बई से ठाणे के बीच, ठीक है, मुंबई जो है पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, उसी समय भारत में सबसे पहले यानी कि 53 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई, जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी रेलवे ने तय किया था। ठीक है, एक बार आप याद रख सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कि सबसे पहले रेलवे का जो विकास हुआ वह अंग्रेजी हुकूमत के समय हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में, ठीक है, वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में रेलवे का शुरुआत की गई, और उस क्रम में देखते हैं तो आज लगभग 150 साल से अधिक समय बीत गया है, और हमने रेलवे में काफ़ी विकास किया है, काफ़ी चीज़ों को हमने डेवलप किया है। तो आगे बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति देने के लिए रेलवे जो है उत्तरदायी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम वस्तुओं को या फिर यात्रा करना हो या फिर किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन करने हो, हमने रेलवे का काफ़ी अच्छा उपयोग किया है। और आज समय देखते हैं कि रेलवे काफ़ी हमारे यहाँ वस्तुओं को ढोने में काम आता है। तो इस प्रकार हम रेलवे के माध्यम से अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करते हैं, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय रेल परिवहन जो है, इसको हमने कई प्रखंडों में बांटा है, कई जोन में बांटा है, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत एक बृहद देश है, बड़ा देश है, और एक स्थान से इसको कंट्रोल करना, फिर इसको रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसीलिए भारतीय रेल को 16 प्रखंडों में 16 जोन में बांटा गया है। हर एक जोन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जहाँ से उस पूरे जोन को कंट्रोल किया जाता है। हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अलग अलग जोन है भारत में, और उसके मुख्यालय हैं, जहाँ से उस पूरे जोन के रेलवे का संचालन और क्रियान्वयन को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में कुल 16 जोन हैं जो भारतीय रेल द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो भारत में वर्तमान में जो रेलवे की स्थिति है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, वो क्या है, तो हम देखते हैं तो अभी तक भारत में 67,415 किलोमीटर रेल लाइनों का विस्तार किया गया है। ठीक है, वर्तमान में 2020 तक का डाटा हमारे पास है, जिसमें हम देखते हैं कि 67,416 किलोमीटर रेल लाइन का विस्तार किया गया है, जिसमें यहाँ पर 11,122
रेल इंजन है, साथ ही साथ 7137 स्टेशनों का निर्माण किया गया है और 54,506 यात्रा कोच का भी, जो यात्री कोच होता है, ठीक है, यात्री कोच, इसका भी निर्माण किया गया है। तो वर्तमान का जो स्टेटस है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि रेलवे ने काफ़ी विकास किया है और इस प्रकार हमने 67,415 किलोमीटर रेलवे की एक लाइनों का विस्तार दिया है। आगे बात करते हैं तो शुरुआती क्रम में देखते हैं तो जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में, उस समय रेलवे की जो लाइनें होती थी काफ़ी, दो लाइनों के मध्य दूरी जो होती थी काफ़ी कम होती थी। उसके बाद फिर उसको चेंज किया गया, फिर चेंज किया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो रेल लाइन है, ठीक है, रेलवे की जो लाइनें हैं, ये 3 प्रकार को देखने को मिलती हैं। रेल की जो पटरियां हैं ये 3 प्रकार से देखने को मिलती हैं। इसमें जो 3 प्रकार की लाइनें हैं, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है छोटी लाइन, उसके बाद मीटर लाइन, उसके बाद बड़ी लाइन। ये कुल मिलाकर 3 लाइन है। कौन कौन सी है इसमें देखेंगे तो पहली लाइन है छोटी लाइन, जिसमें 2 रेल की जो पटरियां हैं उनके मध्य की दूरी जो होती है वो होती है 0.610 मीटर या 0.762 मीटर, ठीक है। ये दोनों दूरी इसमें होती हैं, यानी कि 2 पटरियों के बीच 0.610 मीटर या फिर 0.762 मीटर 2 पटरियों के बीच दूरी होती है। दूसरा हमारे पास है मीटर लाइन। जो मीटर लाइन होता है, इनमें देखेंगे आप 2 लाइनों के बीच, 2 पटरियों के बीच, 2 पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर की, ठीक है। कितना होती है? 1 मीटर की, इसलिए इसको मीटर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया। और तीसरा होता है हमारे पास बड़ी लाइन, जो भी वर्तमान में देखेंगे तो सबसे अधिक बड़ी लाइनों का विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरह की लाइनें होंगी तो सुगमता होगी रेलवे को संचालन करने में। इसलिए आप वर्तमान में देखते हैं तो सभी छोटी लाइन या मीटर लाइन को बदल कर, चेंज करके उसको कन्वर्ट किया जा रहा है मीटर लाइन में, चेंज किया जा रहा है बड़ी लाइन में। अब बड़ी लाइन के बीच जो दूरी देखेंगे आप 2 पटरियों के बीच, वो होता है 1.676 मीटर, ठीक है। 1.67 मीटर होता है, यानी इसको हम बड़ी लाइन कहते हैं। और इसको कन्वर्ट करके आज हर एक जो छोटी लाइनें हैं, जो मीटर लाइनें हैं, उनको तब्दील करके बड़ी लाइनों में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट का स्टेटस है रेलवे का, वो क्या है। इस आंकड़ों को आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, जिससे एग्जाम में आने वाले सवाल होंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। इसका मुख्य रूप से आप डाटा याद रखेंगे कि छोटी लाइन को जो होती है उनके बीच 2 पटरियों का मध्य कितना चौड़ाई होती है, विड्थ कितना होता है, ठीक है। मीटर लाइन में क्या होता है, मीटर लाइन में तो वैसे भी 1 मीटर है, याद नहीं रखना है, आसान है काफ़ी। लेकिन बड़ी लाइन में क्या है, यानी 2 पटरियों के मध्य क्या दूरी होती है, इसको आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि रेलवे का जो विकास दिखाया जाता है, तो पूरे भारत में समान रूप से रेलवे का जाल नहीं है, ठीक है। जो रेलवे का जो लाइनों का विस्तार है वो सभी जगह समान नहीं है। आप बिहार, यूपी में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से रेलवे का जाल बनाया गया है और यहाँ पर रेलवे का विकास काफ़ी है, जबकि और क्षेत्रों में देखते हैं तो इसकी तुलना में काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कहीं पे सघन है, कहीं पे विरल है। तो इसके पीछे कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से इसके कारक हैं जो रेलवे के विस्तार को प्रभावित करते हैं, रेलवे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर को समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। 4 मुख्य रूप से हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है आपका भूआकृतिक, ठीक है। भूआकृति में क्या, जैसे आप देखते हैं तो भारत में कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण आप देखने को मिलता है। कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे घाटियाँ हैं। तो अलग अलग स्थलाकृतियों के कारण रेलवे का जो विकास है वो बाधित होता है। पर्वतीय और घाटी क्षेत्र हों या फिर पठारी क्षेत्रों में काफ़ी मुश्किल होता है रेलवे की लाइनों को विस्तार देना, जबकि मैदानी क्षेत्र जो हैं, जो प्लेन एरिया हैं, वहाँ पे आप आसानी से रेलवे का विस्तार दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी समतल मैदान है वहाँ पे रेलवे का विकास काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर वैलीज रीजन है,
तो वहाँ पे काफ़ी कम या फिर 9 के बराबर रेलवे का विस्तार देखने को मिलता है। तो पहला ये कारक है जो रेलवे को प्रभावित करता है। आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारक भी है, जिसमें आप देखते हैं जो सरकार उन क्षेत्रों में रेलवे का विकास ज़्यादा करती है जहाँ पे कम कॉस्टली होता है रेलवे का विकास करना, जहाँ उपयोगी होता है, जबकि माउंटेन्स या प्लेट्यू रीजन में हम देखते हैं तो रेलवे का विकास कम देखने को मिलता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पे काफ़ी खतरनाक भी है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है रेलवे परिवहन का विकास करना। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा हमारे पास है सघन जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब डेंसिटी जहाँ पे अधिक है पॉपुलेशन का, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ पे रेलवे का काफ़ी विकास देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है, इसलिए यहाँ पर रेलवे का विकास काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, रेलवे का जाल यहाँ पे काफ़ी सघन है। तो ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहाँ पे रेलवे का विकास कम देखने को मिलता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा और अंतिम है कि सघन कृषि व प्रचुर जनसंसाधन वितरण क्षेत्र, जहाँ पे कृषि की अच्छी उपज होती है। ठीक है, जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर कृषि अच्छी खासी होती है, तो जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पर रेलवे का विकास देखने को अधिक मिलता है। या फिर जहाँ पे संसाधन रिसोर्स चाहे मिनरल्स हो, वहाँ पे रेलवे का विकास देखने को मिलता है। झारखंड देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड देखते हैं, वेस्ट बंगाल देखते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में संसाधन जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। या फिर जहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे सरकार रेलवे का विस्तार करती है या की हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो रेल परिवहन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, और इन्हीं कारणों से रेलवे का विकास जो है वो स्पष्ट आपको दिखाई देता है। अंतिम पॉइंट है अपने पास कि कुछ रेलवे की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण रेलवे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो रेलवे के विकास के बावजूद हमारे पास कुछ समस्याएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला है लेट लतीफ़ी और देरी। जैसे हमारे पास रेलवे का जो विस्तार है रेल लाइनों का, वो उतना बेहतर नहीं है, जिससे क्या होता है कि वाहनांतरण जो होता है, एक वाहन से दूसरे वाहन को जो हम क्रॉस करवाते हैं, उस समय ट्रेनें किसी भी स्टेशन पर लगातार घंटों तक रुकी रहती हैं, जिससे लेट लतीफ़ी होती है, देरी होती है। तो एक बहुत समस्या है जिससे कभी भी समय से ट्रेनें नहीं चलती हैं, हमेशा 2 घंटा 1 घंटा लेट चलती हैं। तो ये कारण हो गया। दूसरा है बिना टिकट यात्रा। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि अधिकतर लोग बिना टिकट लिए हुए रेलवे की यात्रा करते हैं, जिससे रेल की आर्थिक क्षति होती है। तो ये दूसरा समस्या है। और तीसरा है रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी। जैसे कोई भी विरोध प्रदर्शन करना हो तो उसमें रेलवे की काफ़ी क्षति होती है, नुकसान होता है। तो ये भी एक समस्या है जिससे हमारी रेलवे परिवहन काफ़ी प्रभावित होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि वीडियो काफ़ी आपको लाभप्रद होगा, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।